व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जैक मॉडल पेपर क्लास 11th के लिए सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 21 से 28 तक। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इसका मज़ा उठाएं। क्वेश्चन नंबर 21 का कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स कौन सा है जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन में आप देख रहे हो कि मैंने एक ब्लॉक बनाया है और उस पर एक अप्लाइड फोर्स लग रहा है F, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और जस्ट ग्राउंड से सटे हुए मैंने एक फोर्स इंडिकेट किया है स्मॉल fs, जिसको आप फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या फिर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाएगा। सो जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी उस फोर्स के इंक्रीज़ होने पर इंक्रीज़ होता है और साथ में डिक्रीज़ होने पे डिक्रीज़ होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो अप्लाइड फोर्स के ज़्यादा होने पर फ्रिक्शनल फोर्स को भी क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, मतलब वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। सो द स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और इसी वजह से इसे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहा जाता है। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज। आपके पास चार ऑप्शंस है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इन चारों में से कौन सा चेंज नहीं होगा यदि आप टॉर्क जो है किसी सिस्टम पे लग रहा है उसे आप ज़ीरो कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि टॉर्क और जो लीनियर मोमेंटम है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। सो डी एल अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्वेश्चन का कहना है कि टॉर्क को ज़ीरो कर दिया जाता है। तो अगर मैं टॉर्क को ज़ीरो कर देता हूँ तो राइट हैंड साइड, दैट मीन्स इस टॉर्क वाले प्लेस पे ज़ीरो आ जाएगा। सो आपको एक लिखना पड़ेगा डी एल अपॉन डी टी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। और आपने डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ा है कि किसी भी डिफरेंशिएशन में अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो आता है। तो ये शो करता है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है इस प्लेस पर कांस्टेंट है जब आप टॉर्क को ज़ीरो रख दे रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करता है अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम को ज़ीरो रखते हैं। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए हैमर ऑफ मास 300 ग्राम मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए नेल। The nail stops the hammer in a very short time of 0.02 second. The force of the nail on the hammer is. तो आपने 300 ग्राम वाले हैमर को 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक नेल पे, कील पे हिट किया है ना, और नेल क्या कर जाता है कि उस हैमर को स्टॉप कर देता है कितने सेकेंड में, 0.02 सेकेंड में। तो आपको ये पता लगाना है कि नेल ने हैमर पे कितना फोर्स अप्लाई किया। तो सबसे पहले हमें एक्सप्लेनेशन में देखना ये होगा कि मास ऑफ द हैमर गिवन है 300 ग्राम, उसे हम लोग किलोग्राम में बदल लेंगे बाय डिवाइडिंग इट विथ 1000। सो 300 अपॉन 1000 kg एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ हैमर, चूँकि हैमर रुक जाता है ना, स्टॉप कर देता है नेलों से, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी हैमर की वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है हमें, वो कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी गिवन है। तो सबसे पहले हमें फोर्स फाइंड कर लेना है। सो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास, एक्सेलरेशन के लिए आप क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मीन्स v माइनस यू अपॉन टाइम। तो इन सारे वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट किया है। सो 300 अंडर ब्रैकेट 0 माइनस 40, दैट मीन्स v माइनस यू अपॉन 1000 इंटू 0.02। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको मिल जाएगा -600 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स है, जो हैमर नेल पे अप्लाई करता है ना, -600 न्यूटन का फोर्स हैमर नेल पे अप्लाई करता है। तो नेल इस पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगी।
तो वो जस्ट ऑपोजिट फोर्स होगा और इसी वजह से वो जो फोर्स होगा वो 600 न्यूटन का होगा, जो कि हैमर द्वारा लगाए गए फोर्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, 600 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg with a velocity of 800 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. तो आपने अगर कभी गन से बुलेट फायर करी है तो आपको पता होगा कि जब बुलेट फायर करी जाती है ना, तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, तो गन भी एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी क्रिएट करती है, जिसे रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं. और ये इस वजह से होता है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन कर सके या फिर कंजर्व्ड रख सके लीनियर मोमेंटम को. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है वो सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा. तो उसी फॉर्मूला का यहाँ हमें यूज़ करना है. तो सबसे पहले हमने इनिशियल मोमेंटम अगर फाइंड करना है तो देखो, इनिशियली बुलेट और गन दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट में होंगे, तो दोनों का जब आप मोमेंटम फाइंड करेंगे, मोमेंटम इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, है ना. तो अगर मान लीजिए कि मास कुछ भी हो बुलेट का, लेकिन वेलोसिटी इनिशियल कंडीशन में ज़ीरो है, तो मोमेंटम भी ज़ीरो आ जाएगा, है ना. उसी तरीके से गन भी इनिशियल कंडीशन में स्टेट ऑफ रेस्ट में है, वेलोसिटी कुछ भी नहीं है उसकी, तो उसका भी लीनियर मोमेंटम ज़ीरो आ जाएगा. तो दोनों का समेसन अगर आप लेंगे तो ये आपको राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आ जाएगा, मतलब ज़ीरो आ जाएगा. और लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने लिखा है वो टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग लिखा है ना. फायर करने के बाद दोनों कुछ ना कुछ वेलोसिटीज़ गेन करेंगे. तो मैंने लिखा है एम बी वी बी, है ना. एम बी रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द बुलेट एंड वी बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, प्लस एम जी वी जी दैट मीन्स मास ऑफ द गन एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन. और दोनों सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज इक्वल टू ज़ीरो. और ज़ीरो क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियली बिफोर फायरिंग, है ना. तो जब आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो पहले मैंने जो बुलेट का मास दिया हुआ था 40 ग्राम उसे पुट किया है, और 40 ग्राम को 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में भी चेंज कर दिया है, और साथ में 800 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे सेकेंड वाले स्टेप में. प्लस जो गन का मास है वो है 8, और गन की जो फाइनल वेलोसिटी है जिसे रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है वो हमें फाइंड करना है, तो मैंने उसे रहने दिया है वी के तौर पे. नेक्स्ट स्टेप में जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 8 इंटू वी जी दैट इज इक्वल्स टू -32, और वी जी दैट मीन्स रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में गिवन है. सो राइट ऑप्शन विल बी -4 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं. फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग ए 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए 4 kg मास एंड एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी. तो हमें यहाँ कंपेयर करना है. बेसिकली मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एक का मास है 3 kg, दूसरे का मास है 4 kg. 3 kg वाले ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कराया जाता है, और दूसरे को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से. अब हमें ये पता करना है कि दोनों में से फोर्स किस में ज़्यादा लगेगा, कौन से वाले कंडीशन में ज़्यादा लगेगा. तो हमें पता है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो पहले वाले कंडीशन के लिए फोर्स फाइंड करते हैं F1. तो F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 5, मास था 3 kg और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आ जाएगा 15 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे आप 15 न्यूटन भी कह लो. वहीं F2 इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 4 दैट में 16 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आप दोनों कंडीशन में आप देखेंगे कि F2 इज़ ग्रेटर देन F1. तो सेकेंड कंडीशन दैट मीन्स कि जो 4 kg मास वाला जो ऑब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा अगर उसे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कराना है. तो सो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन एज. तो इसका एक लंबा सा प्रोसेस है सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने का. मैं आपको यहाँ इतना बता देता हूँ कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है v² अपॉन r.
और आपको ऑलरेडी पता है कि फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के प्लेस पे मास रहने दें और एक्सेलरेशन के प्लेस पे वी स्क्वायर अपॉन आर लिख देंगे। तो आपको जो टोटल फार्मूला निकल के आएगा वो आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। सो राइट ऑप्शन विल बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर 27 का कहना है टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम। दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास ए और बी और दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। जो बी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास ए वाले ऑब्जेक्ट के मास से ज़्यादा है। विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा वाला ऑब्जेक्ट होगा जिसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ, शर्त यह है कि दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच जो फॉर्मूला है वो होता है, जैसे मैंने इस लाइन में लिख रखा है, E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, है ना। स्मॉल p रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर मोमेंटम को और E रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को। अगर आप इसे और डिटेल में जानना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देंगे, मैं अलग से उसे डिस्क्राइब कर दूंगा। सो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए और बी दोनों का सेम मोमेंटम है, तो इसका मतलब है दोनों के प्लेस पे पी ही रखेंगे। मासेस और एनर्जीज में चेंजेस आएगा। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए मैंने एनर्जी फाइंड करी तो मुझे मिला ई ए इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2ma, और ई बी के लिए जब हमने फाइंड किया तो हमें मिला पी स्क्वायर अपॉन 2mb। दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने पे हमें मिलेगा ई ए अपॉन ई बी, और कैलकुलेट कर देंगे तो फाइनली हमें मिलता है एम बी अपॉन एम ए। अब क्वेश्चन का सेकेंड लाइन अगर हम देखें तो हमें कहा गया है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। तो ऑब्वियसली एम बी अपॉन एम ए अगर करें तो वो जो वैल्यू आएगी 1 से ज़्यादा आएगी। तो हम लिख सकते हैं ई ए अपॉन ई बी ग्रेटर देन 1 और फाइनली ई ए ग्रेटर देन ई बी। तो जो ऑब्जेक्ट ए होगा, है ना, जो कि लाइटर ऑब्जेक्ट है, हल्की वस्तु है ऑब्जेक्ट बी के कंपैरिजन में, उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जब दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑब्जेक्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कहता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स। मैंने यहाँ पे एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व ले रखा है और इसमें आप देखें कि वाई एक्सिस पे फोर्स को रिप्रेजेंट किया हमने और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया। तो ये जो एरिया यहाँ पे आ रहा है ना, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियसली एरिया निकालने के लिए आप फाइंड करते हैं जनरली लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ का, तो उसमें एक क्वांटिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट और दूसरा क्वांटिटी हो जाएगा फोर्स, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। सो वर्क डन बाय ए फोर्स इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। सो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारे सॉल्यूशंस का एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर गया होगा आपके दिमाग में। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्द ही रिलीज़ होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।